अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टाइन मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है। इसका हमारे पास ईच पार्ट है आइंस्टाइन मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने डिबाय मॉडल पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पास 5वां चैप्टर है कीटल की बुक का। ओके, ये लास्ट टॉपिक में हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो ये हम 5वां चैप्टर है किसका, कीटल की बुक का। तो यहाँ से हम देखते हैं आइंस्टाइन मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसमें सबसे पहले देखें कि आइंस्टाइन मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट जो आइंस्टाइन ने, अच्छा ना पहले मैं ये बता दूं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट को के लिए 2 मॉडल हैं। एक आइंस्टाइन मॉडल है, एक डिबाय मॉडल है। डिबाय मॉडल को हमने लास्ट वीडियो में 2 पार्ट्स में करके अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ है। अब आइंस्टाइन क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे पास बेसिक है वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट ही है ना, 5वां चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब आइंस्टाइन ने क्या किया कि आइंस्टाइन ने डेल्टा फंक्शन लिया है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो मेरे पास है इज इक्वल टू एन रो ओमेगा नेगेटिव ओमेगा नॉट है। ओके, तो लिहाजा इन आइंस्टाइन मॉडल में जो थर्मल एनर्जी होगी वो हमारे पास ये होगी, ये वाली 33 इक्वेशन की फॉर्म में। हमारे पास एन क्या है, ये प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास। क्या है, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये देखें, इसको भी हमने देखा हुआ है वीडियो नंबर बी पार्ट में। तो ये वैल्यू हमने वहाँ से ली हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, टा है। तो अब हम अपनी आसानी के लिए, अपनी इजीनेस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ओमेगा को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ओमेगा नॉट। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ देखें, ये देखें, इसके ना स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये देखें, यहाँ तक हमारे पास टॉपिक है। तो अब यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है कि अब जो हमारे पास अबव इक्वेशन है, जो कि अबव इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है 30, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस करने से हम हीट कैपेसिटी ऑफ ओसिलेटर की जो इक्वेशन है उसको हम गेन कर लेते हैं। ये देखें, यानी कि 33 इक्वेशन से हम 34 इक्वेशन में आ गए हैं। ये डायरेक्ट आए हैं, इसकी जो डेरिवेशन है वो हम नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसलिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो वो मिल जाती है, इसकी डेरिवेशन कोई मुश्किल बात नहीं है। लिहाजा जब हम 33 इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम 34 इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये है। ओके, दिस इज कैलकुलेशन बाय आइंस्टाइन। ये हमारे पास आइंस्टाइन का मॉडल, आइंस्टाइन की कैलकुलेशन है, आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन है, आइंस्टाइन की अप्रोक्सीमेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ओके, तो आइंस्टाइन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर को यूज़ किया है, यानी कि अगर हम पिछली वीडियो उठाकर देखें तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल है ये काफ़ी फिट हो जाती है, काफ़ी फ़ायदा देती है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है और क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी जी। ओके, तो आइंस्टाइन ने इधर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल को लेकर ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ली हुई है। अच्छा, अब जो मेरे पास फिगर नंबर 2 और जो मेरे पास फिगर 3 है, फिगर नंबर जो मेरे पास है, यहाँ देखें, ये देखें जो हमारे पास फिगर नंबर 2 है और जो फिगर नंबर 3 है। ओके, ये किस टॉपिक में आती है, ये डेंसिटी ऑफ वन डायमेंशन में आती है। तो इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, तो अब जो फिगर नंबर 2 और जो हमारे पास फिगर नंबर 3 है, इसमें देखें
फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 में आइंस्टाइन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर को यूज़ किया है। तो फिगर नंबर 2 में ये फॉर वन डायमेंशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ मोड 1 रहेगा। ओके, और अगर हमारे पास 3 डिमेंशन है तो 3 डिमेंशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी तो उसमें हमारे पास 3 का इजाफा हो जाएगा। ये फॉर वन डिमेंशन के लिए है ना हमारे पास, तो अगर हमारे पास 3 डिमेंशन होगा तो उसके लिए हमारे पास 3 का इजाफा हो जाएगा। यानी कि अब ये यहाँ देखें, ये देखें कि जब हम फॉर 3 डिमेंशन करेंगे तो उसके लिए में हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 है तो इधर हम 1 डिमेंशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास 1 ही आएगा। सॉरी, इधर हमारे पास 3 आ जाएगा अगर हमारे पास 3 डिमेंशन होगा। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास सिंगल है, 1 डिमेंशन के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इसलिए इधर हमारे पास सिर्फ 1 kb ही आएगा। ओके, तो ये हमारे पास 34 इक्वेशन है। आइंस्टाइन का रिजल्ट की अगर इसको हम अगर ग्राफ की मदद से देखना चाहते हैं, जिस तरह हमने डिबाई को भी ग्राफ की मदद से देखा था, तो आइंस्टाइन के रिजल्ट को हम इस ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो कि उसने बनाया हुआ है। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमारे पास टेम्परेचर है, और जो हमारे पास ये छोटा सा ई किसको शो करता है, आइंस्टाइन टेम्परेचर को शो करता है। जबकि लास्ट वीडियो में ये सिंपल जो थीटा होता था, सिंपल थीटा, वो डिबाई टेम्परेचर को यूज़ करता था। जो टी है ये भी टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर है, ये लेकिन जो थीटा ई है ये आइंस्टाइन वाला टेम्परेचर है हमारे पास। एक्स एक्सिस में हमारा टेम्परेचर हो गया, तो जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी है। ओके, तो अब यहाँ देखें इस पैराग्राफ में ये क्या बताया गया है कि एट हाई टेम्परेचर पर जो हमारे पास CV होगा, जो हीट कैपेसिटी होगी, ये हमारे पास बन जाएगी 3 NkB, जो कि हमारे पास इसको हम कहते हैं डुलोंग एंड पेटिटेट वैल्यू। ओके, यानी कि ये देखें कि द हाई टेम्परेचर लिमिट ऑफ CV बिकम्स 3 NkB विच इज़ नोन एज डुलोंग या डुलोंग एंड पेटिट वैल्यू। तो एट लो टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 34 में जो हमारे पास ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास आइंस्टाइन था, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल गुड बेहतर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो डिबाई मॉडल है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम एक्सपेरिमेंटल अच्छी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिबाई मॉडल को यूज़ करेंगे, आइंस्टाइन के मॉडल को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे उधर। तो लिहाजा एट हाई टेम्परेचर पर जो हमारे पास है हीट कैपेसिटी वो इसकी इक्वल हो जाती है, जिसको हम डुलोंग पेटिटेट वैल्यू कहते हैं, और लो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियल ये डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, जो डुलोंग एंड पेटिटेट वैल्यू है ये हमारे पास एक लॉ है जिसको 1819 में जी 1890 में डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने। एक का पहला था पीरी लॉइस डुलोंग था, ये इसका नाम था, पहला साइंटिस्ट था। जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था अलेक्सिस थीरीज पेटिट, ये था। ओके, यहाँ डुलोंग पेटिट इन शॉर्ट कहते हैं। तो इसके अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने एक लॉ दिया था, वो लॉ ये था कि स्पेसिफिक हीट का अगर हम प्रोडक्ट लें एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक हीट कैपेसिटी के साथ, स्पेसिफिक हीट का अगर हम प्रोडक्ट लें एटॉमिक मास के साथ या फिर ग्राम एटॉमिक हीट कैपेसिटी के साथ, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोबारा सुन लीजिएगा कि स्पेसिफिक हीट का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले एटॉमिक मास हीट कैपेसिटी के साथ या फिर ग्राम एटॉमिक हीट कैपेसिटी के साथ, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल रहेगा। और ये लॉ तमाम सॉलिड एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसकी डिटेल हम नहीं जाना चाह रहे।
तो अब यहाँ देखें कि चंद बातें हैं कि हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम हैं। एक को हम कहते हैं, यानी कि अब जो मैं हमने लास्ट वीडियो स्टडी की हुई है अब उसका मैं रिजल्ट बताने लगा हूँ। एक हमारे पास क्या है, अकोस्टिकल है, क्या है, अकोस्टिकल स्पेक्ट्रम है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है। ऐसा ही है, यानी कि जब हमने चौथा चैप्टर को स्टडी किया था, फोर्थ चैप्टर को, तो उसमें हमने देखा था कि अकोस्टिकल ब्रांचेस क्या होती हैं, मोड क्या होते हैं, ऑप्टिकल ब्रांचेस क्या होती हैं। इस ये पार्ट में हमने देखा था। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हमने ये देखें, जब हमने लास्ट वीडियो देखा, जब हमने ये डिबाई मॉडल को, इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारे पास डिबाई मॉडल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ये अकोस्टिकल ब्रांचेस के लिए, अकोस्टिकल स्पेक्ट्रम के लिए, अकोस्टिकल मोड के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ। ओके, जैसा कि डिबाई मॉडल ने अपने पिछले टॉपिक में एग्जांपल ली थी साउंड ऑफ वेव्स, साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड की। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अकोस्टिकल ब्रांच ही होती है। एक लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ साउंड कह लें, अकोस्टिकल मोड कह लें, अकोस्टिक पोलराइजेशन कह लें, अकोस्टिकल ब्रांच कह लें, या फिर लॉन्ग वेवलेंथ कह लें, एक ही बात है। तो इन तीनों चारों नामों का मतलब क्या है कि डिबाई मॉडल इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो हमारे पास आइंस्टाइन का मॉडल है ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल मोड के लिए, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, ऑप्टिकल पोलराइजेशन के लिए ये एप्लीकेबल है। इसलिए आइंस्टाइन ने किसकी एग्जांपल ली है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल ली है। किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल ली हुई है, और जो डिबाई ने है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड की एग्जांपल ली हुई है। याद होना चाहिए हमें। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास डिबाई का मॉडल है वो क्लासिकल अप्रोच रखता है, लेकिन जो आइंस्टाइन का मॉडल है वो क्वांटम अप्रोच रखता है। इसलिए तो आइंस्टाइन ने देखे ना हार्मोनिक ऑसिलेटर को लिया है। हम जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में किसकी एग्जांपल है, क्वांटम मैकेनिक्स की है। जिस तरह हमने 5वें सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स 1 और 6ठे सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स 2 को स्टडी किया हुआ है, तो उसमें हमने हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी स्टडी किया हुआ है, फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी स्टडी किया हुआ है। तो ये चंद बातें थी, इसका हमें पता होना चाहिए। खैर इधर लिखी तो नहीं है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो मेरे पास वीडियो होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम नया चैप्टर तो नहीं, यही चैप्टर होगा। तो इसमें हमारे पास एन हार्मोनिक क्रिस्टल इंटरेक्शन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।